एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ माउंटेन्स और मिस्ट होती है और उस मिस्ट के बीच में हम लुओ फेंग के फाइटर जेट को खड़ा हुआ देखते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइटर जेट के अंदर का सीन जहाँ पर हम देखते हैं कि ओग्यो की हालत अभी भी काफी खराब होती है, लेकिन अब उसकी लेग पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी और अब वो अपने पैरों पर चलता हुआ अपनी टीम और लुओ फेंग को देखने के लिए आ रहा होता है कि अब वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वहाँ पर वो देखता है कि वो तो कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसलिए वो वहीं फाइटर जेट पर रहते हुए उनकी सराउंडिंग्स पर नजर रखने लगता है कि अगर कोई अटैक करने के लिए आए तो वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। अब इसके बाद हम बोबाता को देखते हैं जो कि उस जंगल को अच्छी तरह से चेक करते हुए लुओ फेंग के पास आती है और उसे बताती है ये एरिया इस रियलम विदिन रियलम का सबसे साइड वाला एरिया है। इसके अलावा इस एरिया में कोई भी नेचुरल ऑर्स मौजूद नहीं है और इस वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, लेकिन ग्विस हम पर अटैक कर सकता है क्योंकि उसके पास रियलम विदिन रियलम की सीसीटीवी इंफॉर्मेशन है। हालांकि उसके पास ये है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो हम पर हमला कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये सारा एरिया प्लांट्स से घिरा हुआ है और इसी के साथ साथ यहाँ पर चारों तरफ मिस्ट और माउंटेन्स है, जिस वजह से वो हमें सीसीटीवी कैमरास को यूज करते हुए भी नहीं ढूंढ पाएंगे। उसकी इस बात पर लीडर होंग लुओ फेंग से कहते हैं पर हम इसी तरह से तो उनसे चुपते नहीं रह सकते ना, हमारे पास अपने एनिमी के साथ फाइट करने के लिए ट्रिक्स होनी चाहिए। उनकी इस बात पर वॉरियर लीशन भी हाँ करते हैं। तो तभी लीडर होंग लुओ फेंग को और भी कहते हैं अगर हम यहाँ से सही सलामत निकलना चाहते हैं तो उसके लिए क्लाउड रबिंग वाइन का एवोल्यूशन ही हमारे लिए की है। लुओ फेंग उनकी इस बात को अच्छे से समझ जाता है, इसलिए वो अपनी स्पेस रिंग से लाइफ ऑफ फ्रूट के बॉक्स को बाहर निकालता है और फिर फ्लाई करते हुए उस बॉक्स में से लाइफ ऑफ फ्रूट को बाहर निकालता है क्लाउड रबिंग वाइन्स को इवॉल्व करने के लिए। लाइफ ऑफ फ्रूट को दोबारा से देखकर और लुओ फेंग को कल्टीवेशन करने के लिए जाता हुआ देखकर वॉरियर लीशन, लीडर होंग और बोबाता तो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसलिए अब लुओ फेंग अपना पूरा ध्यान क्लाउड रबिंग वाइन्स के ऊपर लगाते हुए इवॉल्व करने के लिए बाहर निकाल लेता है। क्लाउड रबिंग वाइन्स लाइफ ऑफ फ्रूट के साथ खेलते हुए उसे ऊपर हवा में ले जाती हैं ताकि जब वो इसको एब्जॉर्ब करना शुरू करें और इसकी पावर्स को बाहर निकालें तो उसका इंपैक्ट लीडर होंग और बाकी सब पर ना पड़े। अब जैसे ही क्लाउड रबिंग वाइन्स लाइफ ऑफ फ्रूट को ऊपर ले जाकर उसकी एनर्जी को रिलीज करती है तो उसकी वजह से वहां पर उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा ओरा निकलता है, जो कि इतना ज्यादा होता है कि लीडर होंग, वॉरियर लीशन और बोबाता के लिए यहाँ पर खड़ा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। वो लोग तो लाइफ ऑफ फ्रूट से निकलते हुए एनर्जी के इंपैक्ट को बहुत ही मुश्किल से संभालते हैं, जबकि लुओ फेंग अब उस लाइफ ऑफ फ्रूट की एनर्जी को क्लाउड रबिंग वाइन्स को एब्जॉर्ब करवाना शुरू कर देता है और इस लाइफ ऑफ फ्रूट की एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर होने की वजह से जैसे क्लाउड रबिंग वाइन्स उसके एसेंस को एब्जॉर्ब करती है तो वो फौरन ही वहां पर इवॉल्व होना शुरू हो चुकी थी। उनकी पावर एक झटके के साथ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही होती है, इसलिए वो अपने आसपास की जमीन को तोड़ते हुए साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती जा रही थी और बड़े होने की वजह से वो अपने आसपास की जमीन में फैलती जा रही होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर फैलती हैं। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि पहले जो क्लाउड रबिंग वाइन काफी छोटी हुआ करती थी वो कितनी ज्यादा बड़ी होती जा रही होती है। यहाँ पर हमें एक सीन भी दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि क्लाउड रबिंग वाइन सब इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि वो एक प्लेनेट को कवर कर सकती है और जैसे जैसे इसकी पावर और स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो ये तो स्पेस तक फैल जाएगी। अब क्योंकि क्लाउड रबिंग वाइन्स इवॉल्व होना शुरू हो चुकी है इसलिए लुओ फेंग नीचे आ जाता है तो लीडर होंग और वॉरियर लीशन उससे पूछते हैं कि सब कैसा चल रहा है, जिस पर लुओ फेंग उन्हें मॉनिटर पर शो करते हुए दिखाता है कि अब क्लाउड रबिंग वाइन्स सिर्फ इतने शॉर्ट टाइम में 72 वाइन्स तक पहुंच चुकी हैं और इनकी लेंथ 210 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। धीरे धीरे ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी। लीडर होंग और वॉरियर लीशन ये सुनकर काफी खुश होते हैं। क्लाउड रबिंग वाइन्स यहाँ पर इवॉल्व हो रही होती है जबकि लुओ फेंग मॉनिटर पर इन्हें इवॉल्व होते हुए देख रहा होता है। तभी अचानक से उसके पास एक इमरजेंसी का नोटिफिकेशन आता है और इसी के साथ जिया की कॉल आ जाती है। जिया वहाँ पर आते ही लुओ फेंग से कहती है लुओ फेंग प्लीज मेरी मदद करो। जिया को इस तरह से खून में लथपथ हुआ देखकर लुओ फेंग और बोबाता दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं जिया। वॉरियर लीशन और लीडर होंग भी परेशान हो चुके थे जबकि जिया उन्हें बताती है मैं रॉयल टीम, नाकामिंग टीम लीडर और नलानसन क्लैन से घिरी हुई हूँ। वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और मैं इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट कर पाती कि इसी के साथ उसकी कॉल कट हो जाती है। जिया को इस तरह से खतरे में देखकर लुओ फेंग काफी परेशान हो जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगता है। तभी वो आता उसे कहती है शांत हो जाओ, हम अभी अभी अपनी जान बचा कर आ रहे हैं जो कि बाई चांस बच गई और हम में से एक पहले ही इंजर्ड है और एक जान से मर चुका है। लुओ फेंग क्या तुम मरना चाहते हो? वो ये बात लुओ फेंग को काफी गुस्से में कर रही होती है और साथ ही साथ कहती है इसके अलावा तुम्हें पता भी है कि क्लाउड रबिंग वाइन्स ने अभी तक अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं किया। अगर तुम अभी इस प्रोसेस को यहीं पर छोड़ देते हो तो हमने इसे इवॉल्व करने के लिए जो भी मेहनत की है वो सारी की सारी यहीं पर वेस्ट हो जाएगी। जिस पर लुओ फेंग उससे कहता है लेकिन फिर भी जिया हमारी फ्रेंड है और मैं उसे इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। लुओ फेंग समझ जाता है कि बोबाता जिया की हेल्प करने के लिए उसके साथ एग्री नहीं होगी, इसलिए वो लीडर होंग और वॉरियर लीशन से पूछता है फर्स्ट ब्रदर, सेकंड ब्रदर, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जिस पर लीडर होंग और वॉरियर लीशन दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं और वॉरियर लीशन सोचते हुए लीडर होंग की तरफ देखने लगते हैं कि अब जो भी इनका आंसर होगा वही। लीडर होंग सोचने के बाद लुओ फेंग से कहते हैं हम तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, जाने के जैसे लुओ फेंग चाहेगा वो भी उसमें उसका साथ देंगे। अब ये सुनने के बाद लुओ फेंग बोबाता से कहता है मुझे जिया की लोकेशन बताओ। जिस पर बोबाता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है
तो लुओ फेंग भी गुस्सा करते हुए कहता है जल्दी करो। इसी के साथ व्यू चेंज होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिया का सीन, जहाँ पर उसकी बेलोंग सिटी के बहुत सारे वॉरियर्स जान से मर चुके थे और अब यहाँ पर जिया सिर्फ अकेली जिंदा बची होती है, जो कि अपने घुटनों पर होती है। वो तो इतनी ज्यादा इंजर्ड थी कि अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही होती और उसकी बॉडी से ब्लड बाहर बह रहा था। अब ग्विस चलते हुए उसके पास आ रहा होता है और कहता है तुम्हारे ऑर्गन्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, वो फर्स्ट क्रिस्टल बॉल मेरे हवाले कर दो क्योंकि तुम अब और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जिस पर जिया उसे करारा जवाब देते हुए कहती है सपने देखो। ग्विस हंसने लगता है और कहता है किस लिए, तुम अपनी मौत के बहुत करीब पहुंच चुकी हो और फिर भी इस तरह से बोल रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम इतने सारे लोगों का सामना कर सकती हो? इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, तुमने पहले ही काफी कोशिश कर ली है। तो जिया उससे कहती है तुमने हमारी बेलोंग सिटी के बहुत सारे मेंबर्स को मारा और हुक को भी मार डाला, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जिया की ये बात सुनकर ग्विस सोचने लगता है हुक? तो थोड़ा सोचने पर उसे याद आता है ओह वेरी इंप्रेसिव, वो तुम्हारा लवर था ना, राइट? ये कहते हुए वो क्लैपिंग करने लगता है और उसके पास आते हुए कहता है तुम तो उसके लिए बहुत लॉयल हो। और फिर वो उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और उसके कान में कहता है हाउएवर सिर्फ तुम अकेली, क्या तुम्हें वाकई ही लगता है कि तुम उसका बदला ले पाओगी? उसकी इस बात पर जिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जबकि ग्विस और भी कहता है जहाँ तक मुझे याद है जब मैं तुम्हारे आशिक को मार रहा था तब तुम कुछ भी नहीं कर पाई सिवाय उसे वहाँ पर मरते हुए देखने के अलावा। सही कहा ना मैंने? उसकी इस बात पर जिया को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने ही होंठ को काटने लगती है, इसलिए वो वहाँ पर जोर से चीखते हुए कहती है ग्विस तुम एक दिन भयानक मौत मरोगे, तुमने हमारे बेलोंग सिटी के बहुत सारे मेंबर्स को मारा, साथ ही हुक को भी किल किया, मैं तुमसे इसकी कीमत अदा जरूर करवाऊंगी। वो ये बात चीख चीख कर बोल रही होती है, जबकि ग्विस हंसते हुए कहता है चीखो चीखो, सिर्फ बुज़दिल ही ऐसे चीखते हैं। और इसी के साथ ग्विस अपने कुछ लोगों को जिया को जान से मारने के लिए आगे भेज देता है। वो लोग जिया के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर जमीन के अंदर से जिया के आसपास से क्लाउड रबिंग वाइन बाहर निकलती है, जो जिया की तरफ बढ़ते हुए सभी के सभी वॉरियर्स को मारते हुए पीछे गिरा देती है। क्लाउड रबिंग वाइन को वहाँ पर देखकर ग्विस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि क्लाउड रबिंग वाइन जिया को वहाँ से लेते हुए फरार हो जाती है। ये देखकर ग्विस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से जाकर देखता है कि ये कहाँ पर गई। क्लाउड रबिंग वाइन को अंडरग्राउंड भागते हुए देखकर ग्विस अपने कुछ लोगों को कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आसपास जाकर इन्वेस्टिगेट करो कि वो लुओ फेंग कहाँ पर है और बाकी लोग मेरे साथ चलो, इसका पीछा करो। ग्विस के आधे लोग लुओ फेंग को जमीन पर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और बाकी सब और ग्विस मिलकर क्लाउड रबिंग वाइन की बनाई हुई सुरंग से लुओ फेंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लाउड रबिंग वाइन जिया को यहाँ पर लाकर लुओ फेंग के पास छोड़ देती है, जिसे वॉरियलिशन आगे बढ़ते हुए कैच करते हैं और उसे जमीन पर ले आते हैं। जैसे वो उसे जमीन पर रखते हैं तो जिया बेचारी की हालत तो इतनी ज्यादा खराब थी कि उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है, इवन वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। ये देखकर वॉरियलिशन को काफी बुरा लग रहा होता है। यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए ग्विस भी फाइटर जेट से नीचे आ जाता है और यहाँ पर नजर रखने लगता है, जबकि बुबाता लुओ फेंग की तारीफ करते हुए कहती है क्लाउड रबिंग वाइन और स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को जमीन के अंदर डिगिंग करने के लिए यूज करना काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर फिर भी तुमने सभी की सभी 72 क्लाउड रबिंग वाइन्स को जिया की हेल्प करने के लिए लगा दिया। तुम्हें पता है इसकी वजह से लाइफ ऑफ फ्रूट के एब्जॉर्प्शन के रिजल्ट अनइवन हो सकते हैं। वो तो लकीली होंग की क्लाउड रबिंग वाइन ने तुम्हारी क्लाउड रबिंग वाइन को अपनी एनर्जी शेयर की, अदरवाइज तुम्हारी क्लाउड रबिंग वाइन ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाती। लुओ फेंग बुबाता की इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी लीडर होंग और वॉरियलिशन को कुछ लोग अपनी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे होते हैं, जिनकी वजह से वो पूरी जमीन शेक कर रही होती है। ग्विस और उन सभी वॉरियर्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर बुबाता कहती है वो लोग आ रहे हैं। लीडर होंग, वॉरियलिशन और रोगियो अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, जबकि लुओ फेंग अभी भी फोकस के साथ क्लाउड रबिंग वाइन को इवॉल्व करने में लगा होता है। ग्विस और उसकी पूरी टीम बड़ी तेजी के साथ क्लाउड रबिंग वाइन की बनाई हुई टनल को यूज करते हुए लुओ फेंग की तरफ बढ़ रही थी और इसी के साथ साथ जो उसकी टीम जमीन पर थी उन्होंने भी लुओ फेंग को ढूंढ लिया था। ये लोग इनकी तरफ बढ़ रहे थे, जबकि लुओ फेंग और उसकी टीम फाइट के लिए रेडी हो चुकी थी और वहीं क्लाउड रबिंग वाइन अपना ब्रेक थ्रू करने के काफी करीब पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर ये सारी सिचुएशन काफी सस्पेंसफुल हो जाती है। ग्विस और नाकामी टीम लीडर को तो बस लुओ फेंग से मिलने का इंतजार था कि कब वो उससे मिले और कब वो उसे जान से मार डाले। लुओ फेंग अपने पूरे फोकस के साथ क्लाउड रबिंग वाइन को इवॉल्व करने में लगा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो क्लाउड रबिंग वाइन के ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है। लुओ फेंग के कामयाब होने के बाद ग्विस और उसकी सारी आर्मी कुछ ही टाइम में वहां पर पहुंच जाती है। ग्विस वहां पर आते ही लुओ फेंग को देखकर कहता है लुओ फेंग, जबकि नाकामिंग टीम लीडर उसे देखते हुए स्माइल करता है। उसकी स्माइल साफ बता रही थी कि लुओ फेंग अब तुम मरोगे। लुओ फेंग भी उन्हें देखते हुए इवल स्माइल करता है और कहता है हम लोग तो काफी टाइम से तुम लोगों का ही इंतजार कर रहे हैं। ये कहते साथ ही वो अपनी क्लाउड रबिंग वाइन को बाहर निकालता है, जो कि यूनिवर्स लेवल 2 पर पहुंच चुकी होती है। वो क्लाउड रबिंग वाइन वहां पर आते ग्विस और उसकी पूरी आर्मी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लाउड रबिंग वाइन का साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि ग्विस और उसकी सारी आर्मी इसके सामने छोटी छोटी मच्छरों की तरह लग रही थी। इस क्लाउड रबिंग वाइन को इतना ज्यादा इवॉल्व हुआ देखकर
देखकर और यूनिवर्स लेवल पर देखकर उस बेचारे की तो हालत पतली हो चुकी थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये उसके सामने क्या आ गया है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये क्लाउड रबिंग वाइन साइज में कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। नाकामिंग टीम लीडर बेचारा तो हक्का बक्का रह जाता है और लुवो फेंग क्लाउड रबिंग वाइन से कहता है शुरू हो जाओ। आप सभी लोग लुवो फेंग के रिएक्शन को तो देख ही सकते हैं क्योंकि वो जानता है कि अब ये क्लाउड रबिंग वाइन्स इनके साथ क्या करने वाली है। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आप सभी लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड को कल सुबह मॉर्निंग 8 AM पर देखना चाहते हैं तो एज ऑलवेज इस वीडियो के नीचे 2000 कमेंट्स कंप्लीट कर देना।